हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग करेंगे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। जी हाँ, जिसका बच्चों को बहुत वेट था। तो AS 16 के न्यूमेरिक आज हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हम लोग ICAI के मॉड्यूल से कर रहे हैं बेटा। इसमें सारी वैरायटी कवर है, तो इनका जो प्रैक्टिस मैनुअल है इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, GHI लिमिटेड अपनी लोन ऑफ 70 लाख ऑन 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है, फ्रॉम JKL बैंक टू बी यूटिलाइज। देखिए 25 करोड़ आपने लगाया है कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड, फिर प्लांट में है वर्किंग कैपिटल और एडवांस फॉर ट्रक। टोटल खर्चा 45 और 25 70 लाख है ना, इस तरीके से आपने यूज करा। ऑन 31 मार्च कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, तो शेड का काम कंप्लीट हो गया। आपने लोन कब लिया? अप्रैल 10 में। काम कब कम हुआ? मार्च 11 में काम आपका खत्म हुआ है, यानी कि पूरा 1 साल लगा है फैक्ट्री शेड को बनाने में। Which was ready for intended use and was installed. Delivery of truck was received in next financial year. Total interest 910 was charged by the bank for the financial year. Show the treatment of interest as per AS 16 and always explain the nature of asset. देखिए नेचर ऑफ एसेट्स, एसेट्स इस AS के हिसाब से अगर मैं चलूं तो दो तरह का होता है। एक होता है क्वालिफाइंग एसेट्स, एक होता है नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स वो जिसका इंटरेस्ट हम उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स वो जो सीधा ही रेडी टू यूज आते हैं, जिनमें टाइम नहीं लगता। जिनमें टाइम लगता है वो क्वालिफाइंग एसेट्स, जिनमें टाइम नहीं लगता वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। तो यहां आप देखिए सिर्फ आपका जो फैक्ट्री शेड है ये क्वालिफाइंग एसेट्स है। तो देखिए हम जो इंटरेस्ट में इसका पार्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेंस 25 अपॉन टोटल लोन, है ना, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस अपॉन टोटल लोन मल्टीप्लाई बाय टोटल इंटरेस्ट। कितना है? 9 लाख एंड 10,000 का है। तो देखिए 25 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख 10,000, 3,25,000 आ रहा है। तो ये जो प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट आएगा किसका? फैक्ट्री शेड के लिए इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है 3,25,000, उसे मैं कैपिटलाइज करूंगा क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट्स है। बाकी इनका जब आप जैसे मशीन का निकालोगे तो 20 अपॉन टोटल लोन 70, 20 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाय 9,10,000, इसका आ रहा है आपका 2,60,000। तो ये P&L में जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एक्सपेंस। वर्किंग कैपिटल का निकालेंगे तो 15 अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाय 910। और ट्रक का निकालेंगे, देखिए ट्रक भले अगले साल आने वाला है पर आएगा तो सीधा रेडी टू यूज ना, तो ऐसा नहीं आप ट्रक को क्वालिफाइंग एसेट्स मान लें, वो क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। तो सिर्फ एक ही एसेट्स क्वालिफाइंग है, बाकी नहीं है। तो ये देखिए आपके पास 325 ये आपका एसेट जो आपने कैपिटलाइज किया। बाकी ये जो 3 इंटरेस्ट हैं ये जाएंगे आपके P&L में एज एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये काम हमने कंप्लीट करा। इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नीचे है, जो ऑलरेडी हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ के आए। देखिए इसने नेचर ऑफ एसेट्स पूछा था तो इसने बता दिया क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो क्वालिफाइंग एसेट्स एज द नेसेसरी टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड टाइम टू गेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, यानी इसको आप यूज करना चाहते हैं, अगर आप सेल करना चाहते हो तो एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, जिसकी मैंने बात भी करी थी कि फिर ICAI ने गाइडेंस नोट भी देता है इस पर कि सब्सटेंशियल टाइम पीरियड को हम लगभग अराउंड 12 मंथ के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स इज रेडी फॉर इंटेंड यूज और सेल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जैसे ही खरीदेंगे वैसे ही वो रेडी टू यूज होता है। तो होता है नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स, उसका इंटरेस्ट हम कभी ऐड नहीं करते। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा। X Limited began construction of a new plant on 1st April 11 and obtained a special loan of 4 lakh to finance the construction. The rate of interest is 10%. The expenditure were made on the project. 1 अप्रैल को 5 लाख, 1 अगस्त को 12 लाख, 1 जनवरी को 2 लाख। The company's other outstanding non-specific borrowing is 23 lakh. कंपनी ने एक दूसरा लोन भी ले रखा है 23 लाख का और उस पर इंटरेस्ट रेट है 12%. The construction of the plant completed on 31st March 12. स्टार्ट कब किया था? अप्रैल में। खत्म कब हुआ? मार्च। 1 साल लग गया पूरा? हाँ सर 1 साल लग गया। You are required to calculate the amount of interest to be capitalized as per AS 16 and pass a general entry. चलिए
तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें अभी हमारे पास आगे और भी केस आएंगे। ये जो लोन आप लेते हो ना एसेट्स के लिए, ये इसका केस नंबर 1 है। सर कैसे पहचाना आपने? बेटा मैंने ऐसे पहचाना कि इसमें ना एक तो है स्पेसिफिक लोन और एक है नॉन स्पेसिफिक। दोनों तरह का एक लोन है। हाँ सर। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए बेटा, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है स्टेप नंबर 1। आपको निकालना है, सर हमें क्या निकालना है? एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंस। इसका मीनिंग देखो क्या होता है कि आपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग खर्चा किया है, और खर्चा भी क्या, आपने दो तरह के लोन है। एक तो एसेट्स के लिए आपने स्पेसिफिक लोन लिया, वो एक नॉन स्पेसिफिक लोन है, वो यूज किया। तो मुझे कैसे पता पड़े मेरे ऊपर कितने टाइम पर कितना लोन था और मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंस निकालते हैं। कैसे, समझिएगा। जब भी आप एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम अपॉन 12 से। ठीक है सर, टाइम कैसे आएगा? बेटा टाइम आएगा आपका डेट ऑफ एक्सपेंस से लेके ईयर एंड तक, प्रोवाइडेड आपने लोन रीपे नहीं कर दिया है ना, ये ध्यान रखना। डेट ऑफ एक्सपेंस से ईयर एंड तक, प्रोवाइडेड आपने लोन पे नहीं किया हो, है ना। तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, आपने लोन पे नहीं किया, तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंस। बस फिर स्टेप नंबर 2 में आ जाए। एक्चुअल में स्टेप नंबर 1 में आपका जो टोटल एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंस आएगा, उसके 2 पार्ट करने। देखो पहले तो माना जाता है कि हमने पहले स्पेसिफिक लोन यूज किया होगा, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप स्पेसिफिक लोन को मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से। अगर टाइम भी दे रखा है तो टाइम बाय 12, अदरवाइज रेट अपॉन 100 से। फिर जो बचा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपका स्टेप नंबर 1 का कैलकुलेशन आ रहा है 18 लाख, है ना, और आपने स्पेसिफिक लोन ले रखा था 7 लाख का, तो फर्स्ट स्टेप का आंसर अगर 18 लाख है, 7 लाख यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, तो 7 माइनस करेंगे तो बचा कितना? 11 लाख बचा ना आपका। यानी कि माना जाएगा कि नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग में से आपने 11 लाख खर्च किए हैं, तो नॉन स्पेसिफिक लोन या बोरोइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। ठीक है बेटा, तो ये 2 पार्ट में हम निकालेंगे। दोनों पार्ट का जो इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट को हम लोग कर देंगे ऐड। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले आप निकालो एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंस, है ना। चलिए देखें कौन कौन सी डेट को क्या क्या खर्चा किया आपने। 1 अप्रैल, 1 अगस्त, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 अगस्त और 1 जनवरी। कितना कितना खर्चा किया सर? 5, 12, 2, 5 लाख, 12 लाख एंड 2 लाख। अब देखिए टाइम पीरियड आप समझिए, आपका जो ईयर है वो अप्रैल टू मार्च वाला, ये मेरे ख्याल से है ना, क्योंकि हाँ अप्रैल और मार्च में खत्म हुआ, तो अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है बेटा आपका। तो जो अप्रैल टू मार्च वाला ईयर है, इसको हम कैसे सोल्व करें? देखिए पहला खर्चा आपने 1 अप्रैल को कर दिया, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, सर 12 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपॉन 12, सोल्व करेंगे तो 5 लाख। अगला खर्चा आपने कब किया सर? 1 अगस्त को किया है, तो अगस्त से अगर आप जोड़ें तो अगस्त से लेके मार्च 8 महीने होते हैं, 8/12 सॉल्व करेंगे तो 8 लाख। 2 लाख आपने खर्च करा है जनवरी को, तो जनवरी से मार्च 3/12, तो 3/12 करेंगे तो कितना? 50,000 आ जाएगा ये तो, है ना। 8, 5, 50,000। बेटा ये आ रहा है टोटल 13,50,000 रुपए, 13,50,000। ये क्या आया? ये आया हमारा एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंस। स्टेप नंबर 1 खत्म। स्टेप नंबर 2, 13,15,000। मैंने कहा था 2 पार्ट करना, पहले स्पेसिफिक निकालना फिर नॉन स्पेसिफिक निकालना, है ना।
क्योंकि हम मान के चलते कि पहले स्पेसिफिक लोन को आप काम में लेंगे। सर स्पेसिफिक लोन है 4 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 10%। तो सर अगर आप 4 लाख पे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 40,000। देखिए 13.5 लाख खर्चे में से 4 लाख तो आपने स्पेसिफिक में से खर्चा किया, यानी कि नॉन स्पेसिफिक में कितना खर्चा किया? 4 लाख माइनस कर दें, 950 आएगा। 950 पे आपका जो रेट लगेगा वो नॉन स्पेसिफिक लोन का रेट लगेगा ना, ये रहा 12% का, है ना। ये आ रहा है 1,14,000। दोनों को ऐड कर लें, 40 और 114 1,54,000 रुपीज। ठीक है बेटा, तो 1,54,000 रुपीज यह है हमारा टोटल बोरिंग। टोटल बोरिंग मतलब इंटरेस्ट का बोरिंग पार्ट। ठीक है, अब देखिए अगर आप टोटल बोरिंग कॉस्ट की बात करें तो एक तो आपने खर्चा किया ना 5, 12 और 2, तो खर्चा तो कितना किया सर? ये तो 19 लाख का खर्चा किया, तो 19 लाख तो ये प्लस 1,54,000 हो, तो 1,54,000 प्लस 19 लाख, टोटल बोरिंग कॉस्ट आ रहा है 20,54,000। एंट्री में करूंगा प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक 20,54,000। ठीक है, चलिए देखिए अब इसका आंसर। देखो ये तो 154 है ना करके, 2054 टोटल प्लांट एंड मशीनरी टू बैंक। ठीक है, चलिए तो प्लांट ही बनाना, सिर्फ प्लांट लिख सकते हैं आप। देखो एवरेज एनुअल बोरिंग इन्होंने वैसे ही किया जैसे हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन 1 April 11, अमेजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन अ लोन ऑफ 32 करोड़ टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी लिंक अक्रॉस द 2 cities। देखिए 2 शहर हैं, 2 शहर के बीच में आप एक सी लिंक बना रहे हैं, एक पुल बना रहे हैं, मान के चलिए आप। ठीक है, वहां लिखा हुआ है वर्क वॉज हेल्ड अप टोटली फॉर अ मंथ ड्यूरिंग ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल। एक्चुअली आप लिंक उसमें बोल रहा है कि भाई बरसात के टाइम में बताया कि पानी इतना ऊपर आ जाता है, इतना ऊपर आ जाता है, यहाँ पे पानी बहुत ऊपर आ जाता है। तो बोले 1 महीने तो आप काम कर नहीं सकते। अच्छा सर आपने पढ़ाया था एक सस्पेंशन ऑफ लीज, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका काम जो रुका हुआ है अगर वो नॉर्मल रीजन की वजह से है तो आप सस्पेंशन नहीं करें, यानी कि जितना इंटरेस्ट बैठता है सारा एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दें। लेकिन अगर काम जो रुका है वो एबनॉर्मल रीजन की वजह से रुका है ना, एबनॉर्मल रीजन की वजह से रुका है, उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट P&L में जाना चाहिए। अब बोले सर डाउट ये आता है कि ये जो वाटर लेवल हाई हो गया आपका मतलब ये सीलिंग का, तो सर इसको क्या माने, नॉर्मल या एबनॉर्मल? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई वाटर लेवल। देखो हाई वाटर लेवल आ जाना, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे रूरल एरिया में कई बार ऐसा होता है, जैसे 2 गांव है ना, दोनों के बीच में क्या है, नदी भर जाती है, पानी आ जाता है वहां पे, तो उनके लिए हर साल की मुसीबत है। तो ICAI भी यही मानता है कि ये वाटर लेवल हाई हो जाना, अगर 2 शहरों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम थी तभी तो सीलिंग बना रहे हैं, वरना बनाते क्यों? तो इस प्रॉब्लम को इंस्टीट्यूट ने नॉर्मल प्रॉब्लम माना है। तो ध्यान रखें आपका जो काम रुका है उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट आपको सस्पेंशन नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखें क्योंकि नॉर्मल रीजन मान के चल रहे हैं। 25 करोड़ आपने यहां खर्च किया। ठीक है, फिर आगे देखिए परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रेडी टू यूज होता है नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। वर्किंग कैपिटल नॉन क्वालिफाइंग। व्हीकल गाड़ी घोड़े, अरे ये तो रेडी टू यूज होते हैं। परचेज ऑफ न्यू एडवांस ऑफ टूल, देखो आपने एडवांस जरूर दिया टूल एंड क्रेन्स के लिए, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स। परचेज ऑफ टेक्निक नो हाउ, ये भी आपका नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स होता है। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक कितना है, 80 लाख रुपए का है। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर अमेजिंग कंपनी एज पर AS 16। ठीक है, अब इसमें देखो बेटा आपके पास बैंक ने टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया, सर 80 लाख रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है। ठीक है, 80 लाख का। अब आप जो भी एसेट्स पे निकालते हो तो आप पता है वो पार्ट कैसे निकालते हो भाई, एक्सपेंस। अभी मैंने कराया भी था वैसे क्वेश्चन में, टोटल लोन मल्टीप्लाई बाय टोटल इंटरेस्ट। तो हमारा खाली वो जो सी लिंक बन रहा है, क्योंकि उसको बनने में टाइम लग रहा है ना,
तो उससे रिलेटेड लोन कितना है 25 करोड़। सिर्फ ये वाली हमारी क्वालिफाइंग एसेट्स है जिसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया जाएगा। चलिए जी, तो 25 करोड़ का आपने खर्चा किया है अपॉन टोटल लोन तो कितना है सर 32 करोड़ है, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना है सर 80 लाख है, तो कितना आएगा ये आएगा 62,50,000, 62.5 लाख। तो 62.5 इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट्स का लोन है। बाकी जितने भी आपने खर्चे किए तो एक्सपेंस अपॉन टोटल लोन मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्सपेंस करें, सारे के सारे वो एक्सपेंस में P&L में जाएंगे। सिर्फ एक ही लोन ऐसा है जो क्वालिफाइंग एसेट्स है आपका, ये देखिए 6250 ये कैपिटलाइज है यस। बाकी सारे जो आपके इंटरेस्ट निकाले गए हैं नो 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 क्यों लिखा हुआ है, वो इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है, वो क्वालिफाइंग एसेट्स है या नहीं। तो पहली वाली क्वालिफाइंग एसेट्स 625 जिसको आप एसेट्स यानी कि वो जो ब्रिज बन रहा है जो सीलिंग बन रहा है उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे। बाकी जो भी एक्सपेंस आपने किए वो सारे के सारे एक्सपेंस जो उनको क्या करना है सर वो सारे के सारे जाएंगे P&L में एज एन एक्सपेंस। ठीक है, चलिए तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Sohana Limited issued 12% debenture of 100 lakh on 1st of May 13 to be utilized as under construction of building, plant and machinery, working capital। तो ये दोनों तो नॉन क्वालिफाइंग है, बाकी बिल्डिंग का जो है वो माना जाएगा क्वालिफाइंग एसेट्स। नीचे लिखा हुआ है कि 31 मार्च 14 को construction of building was completed and machinery was installed and ready for intended use for interest on debenture for the financial year is rupees 11 lakh। 11 लाख का इंटरेस्ट आपने दिया डिवेंचर पे। During their 13-14 company had invested ideal fund out of money raised from debenture in bank FD and earn interest of 2 lakh। अब क्या करें, चलो जी अब क्या करना है अब आपको बताते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैंने एग्जांपल लिया था कि आपको फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है, आपने लोन ले लिया, पंडित जी से मुहूर्त निकलाने गए, पंडित जी ने कहा भैया राहु केतु चल रहा है अभी तेरा, अभी बिल्डिंग मत बना मर जाएगा नहीं तो। हमने कहा ठीक है, हमने 4 महीने के लिए पैसा FD में लगा दिया, वहां से इंटरेस्ट मिला है ना। 4 महीने बाद फिर फैक्ट्री बनानी थी, वहां हम काम में लेने लगे। तो बेटा ये जो 4 महीने का आपका इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपको इंटरेस्ट मिला है, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आपकी जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट है, यानी कि आपने जो लोन लिया था और उस पर टोटल इंटरेस्ट आपने पे ऑफ करना है, उसमें से आपको इन्वेस्टमेंट से जितनी इनकम हुई है उसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ऐसा है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट आ रहा है 11 लाख रुपए का, लेकिन हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किए, वहां से इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2 लाख रुपए का। 11 में से 2 माइनस करेंगे, यानी कि हमारी जो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आएगी अमाउंट रुपीज 9 लाख। तो 9 लाख में से चेक करना है कि कितना क्वालिफाइंग कितना नॉन क्वालिफाइंग है। तो पहली एसेट्स आपकी देखिए क्वालिफाइंग है 40, टोटल अगर आप लगाएं तो 100 है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या सर 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना लेंगे 9 लाख। 11 नहीं लेंगे 9 लाख लेंगे, क्योंकि नेट इंटरेस्ट हमारा 9 लाख ही है। ठीक है, बाकी इन दोनों पे भी ऐसे प्रोपोर्शनेट निकल के P&L मिल जाएंगे। देखो बेटा आपके पास ये 9 लाख 40 अपॉन 100 360 को ले जाएंगे आप क्वालिफाइंग एसेट्स में, बाकी नॉन क्वालिफाइंग में बचे हुए कहीं 35 का, और ये वर्किंग कैपिटल भी नॉन क्वालिफाइंग है ना, ये भी एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो हमें ना एक्चुअल में यही पता लगाना होता है कि कौन सा कैसे ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, तो उसको आप इजीली कर पाएंगे बेटा। चलिए अब मैं ना आपको ये लोन वाला जो केस है ना इसका अगला केस करवाता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा हमें कैसे पता पड़ रहा है कि लोन का अगला केस है। Ayush Limited began construction of a new building on 1st January 14 and obtained 3 lakh specific loan, है ना, यह स्पेशल लोन है to finance the construction of building on 1st January 14 at an interest rate of 12%। ठीक है, तो 3 लाख का स्पेसिफिक लोन है, रेट है 12%। कंपनी की अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग है, 2 अलग अलग तरह के लोन है, 6 लाख और 11 लाख का, जिसपे 2 अलग अलग तरह का लग रहा है इंटरेस्ट। द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, जो खर्चा आपने किया 1 तारीख 14 तारीख जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड दिसंबर में, है ना, ये खर्चा आपने किया है। ठीक है, बिल्डिंग वॉट कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर, जनवरी 14 में चालू करा, दिसंबर 14 में खत्म।
Following the principle prescribed in AS 16 borrowing cost, calculate the amount of interest to be capitalized and pass the one entry for capitalization cost of borrowing. ठीक है, तो आप समझो यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक बोरोइंग कितने, दो तरह के, तो समझना आप अगला केस हम क्या सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा अगला केस, इसको समझिएगा हम क्या सॉल्व करेंगे बेटा। हमारे पास कंडीशन क्या है सर, कंडीशन ये है कि एक तो है स्पेसिफिक लोन और एक है आपका जो नॉन स्पेसिफिक, हो कितने नॉन स्पेसिफिक लोन है, दो। इसी क्लास में मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, दोनों एक एक थे, लेकिन यहाँ नॉन स्पेसिफिक दो हैं, तो क्या करें समझिएगा बेटा। स्टेप नंबर 1 तो सेम ही रहेगा, अब क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एक्यूमुलेटेड, डेफिनेशन याद आ रहा है मेरे को, एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, वही जब भी आपने एक्सपेंस करा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम अपॉन 12 से, ठीक है, इससे निकलेगा हमारा एवरेज एक्यूमुलेट एक्सपेंस। स्टेप नंबर 2, देखो यहां अब आपको निकालनी पड़ेगी WACC। सर WACC का मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो अगर आपको याद हो तो आप जब छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे और CPT में पढ़ते थे और इवन 11th में, वहां आपने स्टैटिस्टिक्स में निकालना सीखा होगा वेटेड एवरेज मीन, x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ऐसे निकालते थे आप वेटेड एवरेज। तो यहां भी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी, कैसे निकलेगी मैं बताऊं। तो उस नॉन स्पेसिफिक बोरिंग पे लगने वाला टोटल इंटरेस्ट अपॉन टोटल लोन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा WACC आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, कुछ स्टेप नंबर 1 में आपने निकाला ना बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके दो पार्ट करेंगे, स्पेसिफिक लोन को मल्टीप्लाई करेंगे रेट अपॉन 100 से, है ना, और जो आपका पार्ट है नॉन स्पेसिफिक लोन का, तो उसको हम करेंगे नॉन स्पेसिफिक लोन मल्टीप्लाई बाय WACC अपॉन 100। तो समझ में आया आपको WACC क्यों निकाला सर, क्योंकि हमें नॉन स्पेसिफिक, देखो नॉन स्पेसिफिक अगर दो लोन तो कैसे पता पड़ेगा, तो उनका हमने ऑन एन एवरेज कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले क्या करें, एवरेज, ठीक है, एवरेज एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस, कौन सी डेट को कितना कितना खर्चा करा, लो सर जनवरी अप्रैल जुलाई दिसंबर, जनवरी अप्रैल जुलाई दिसंबर, और कितना कितना खर्चा किया, 3, 3.5, 5.5, 3 लाख, 3.5 लाख, 5.5 लाख और 1.5 लाख है ये, 3, 3.5, 5.5 और 1.5। देखो बच्चों, हाँ सर ये अब ध्यान रखना ईयर आपका वो है जनवरी टू दिसंबर का, तो पहला खर्चा जनवरी में ही कर दिया भैया, तो हो जाएगा 12/12, 12/12 कर दिए तो कितना हो गया 3 लाख। फिर आ जाएगा 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 मंथ, $262,500, 2,62,500। और फिर जुलाई में खर्चा किया, जुलाई दिसंबर 6 महीने, जुलाई से दिसंबर 2,75,000। आखिरी खर्चा दिसंबर में बेटा, तो दिसंबर में तो खाली एक ही महीना बचा हमारा, तो मल्टीप्लाई करें 1/12 से, 12,500। तो इन सबका टोटल लगा लें हम लोग,
8,50,000 आ रहा है भैया, 8,50,000, ठीक है। अब क्या करें, अब सर वो WCC निकाल लो पहले आप। नॉन स्पेसिफिक बोरिंग है कितने कितने की, देखो 6 लाख और 11 लाख की 11 और 13% पे। 6 लाख और 11 लाख की है 11% और 13% पे, हाँ 66,000, 1,43,000, 2,09,000 ना, 143 प्लस 66, 2,09,000, ठीक है। अब ये तो हुआ टोटल इंटरेस्ट हुआ, और टोटल बोरिंग कितनी, 17 लाख है सर, निकाले WCC। 2,09,000 डिवाइड बाय 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 12.294%, तो उसको 12.29 लेते। तो हमने क्या निकाला सर, ये हमने निकाला है आपका WCC। अब इसमें ध्यान रखना, वैसे तो उस क्वेश्चन में नहीं है, आगे भी नहीं है, अगर कभी डेट ऑफ लोन टेकन भी हो तो उसके हिसाब से आप निकालना इंटरेस्ट, है ना, टाइम को कंसिडर करते हुए, फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट वगैरह ही बनता है उसमें। चलिए, तो स्टेप नंबर 3 क्या करें सर। स्टेप नंबर 1 में आपने जो निकाला है, क्या निकाला है सर, हमने निकाला है 8,50,000, ठीक है। अब आप देख लो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक बोरिंग कितनी है, तो स्पेसिफिक कितनी है चेक करें सर। स्पेसिफिक बोरिंग हमारी 3 लाख की है और उस पर 12% से इंटरेस्ट रेट है ना। 3 लाख पे 12% से ये हो गया 36,000। और फिर चले अगर हम किस पे, नॉन स्पेसिफिक पे, देखिए 850 में से 3 लाख माइनस कर दें, 550 बचेगा बेटा। तो 550 पे लगाओ आपका 12.29%, है ना। चलिए, तो कितना आ रहा है 67,595, दोनों को ऐड कर लें, 1,03,595, ये आई बेटा हमारी टोटल बोरोइंग कॉस्ट रिगार्डिंग इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, 8.5 लाख फर्स्ट स्टेप, 12.29 ये WCC, है ना, और ये आपका 1,03,003। अब देखो टोटल बोरिंग कॉस्ट में गए, एक तो आपका खर्चा जोड़ लो, खर्चा क्या है कि आपने सर, हमने खर्चा किया है ये 3 और 3.5, 6.5 और 7 लाख, 13.5 लाख तो वो खर्च कर दिया आपने, और इंटरेस्ट जो और ऐड करना है 1,03,595, 14,53,595 है ना टोटल खर्चा प्लस इंटरेस्ट। तो इससे हमारी एंट्री होगी, एंट्री पूछी है इसने, ये बिल्डिंग टू बैंक, देखिए 14,53,595 है ना। इसमें एक तो जो खर्चा किया आपने वो, और प्लस एक आपका इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमने कर लिया व्हेन वी हैव नॉन स्पेसिफिक लोन मोर देन 1। चलिए, अब इसी कॉन्टेक्स्ट में A16 के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, और वो एक्चुअल में AS11 से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। टॉपिक है देखिए आपका, व्हेन वी टुक लोन फ्रॉम फॉरेन, है ना, ऐसे जाएगा लोन इन फॉरेन करेंसी। देखिए बेटा, जब आप फॉरेन से लोन लेते हैं तो फॉरेन से लोन लेते हैं तो टोटल बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, उसमें रिस्क क्या क्या होता है समझिएगा आप। जब आप फॉरेन से लोन लेंगे तो एक तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बराबर है, प्लस एक आपका रिस्क रहता है किसका, फॉरेक्स लॉस का। क्या मतलब सर, जैसे आपने $1,00,000 का लोन लिया, जब $1,00,000 का लोन लिया तो $70 था, और ईयर एंड में $75 हो गया। 75 से 70 से 75, $5 पर डॉलर बढ़ गया, तो 1 लाख को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 लाख का आ जाएगा आपका फॉरेक्स लॉस। तो दो तरह की रिस्क आपकी होती है, ठीक है।
अब हमारा देखिए AS16 जो कहता है वो बोलता है भाई किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए, तो जब आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया ना बेटा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आप कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करें सर? इंटरेस्ट ऑन लोन इन फॉरेन करेंसी, है ना। एक्चुअल में ये एक्चुअल इंटरेस्ट ही है जो आपको पे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपने फॉरेन से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करें? सर इसकी कैलकुलेशन करें आप लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। अगर टाइम पीरियड मेंशन होगा तो टाइम पीरियड भी, और इसको देखिए जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से, है ना, क्योंकि हमें इंटरेस्ट क्लोजिंग डेट पे ऑफ करना पड़ता है, तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से हम करेंगे। ठीक है, लोन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। सर ये क्या है? ये है आपका एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 हमें निकालना है फॉरेक्स लॉस। ये कैसे निकालते हैं सर? बेटा इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी लोन अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई करें तो क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट माइनस एक्सचेंज रेट ऑफ डेट ऑफ लोन, एक्सचेंज रेट ऑफ डेट ऑफ लोन, यानी कि जिस दिन हमने लोन लिया था तब करेंसी कितनी की और आज करेंसी कितनी है, तो करेंसी जितनी ज्यादा बढ़ गई उसको लोन अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप हो गया मिलेगा सर, अपने आप हमको मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज लोन, फॉरेक्स लोन। स्टेप नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन लोन इफ इट इज टेकन इन इंडियन करेंसी, है ना। वैसे तो डोमेस्टिक करेंसी लिखते हैं, इन डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है बेटा। चलिए, यानी कि अगर वही लोन आपने इंडिया में लिया होता, है ना, तो ये इंडिया का रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई पे लगेगा आपका जिस दिन आपने लोन लिया था उस दिन का एक्सचेंज रेट, है ना, तो एक्सचेंज रेट ऑफ डेट ऑफ लोन टेकन। इससे क्या निकलेगा कि अगर हमने जो लोन है वो लोन अगर हमने इंडियन करेंसी में लिया होता, तो सर अगर हमने इंडियन करेंसी में लिया होता तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, ये 3 कैलकुलेशन आपने कर ली हैं। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि जो AS16 के हिसाब से बोरोइंग कॉस्ट है। तो देखो बोरोइंग कॉस्ट में 2 पार्ट जाते हैं। पार्ट नंबर A, एक तो जाता है आपका वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कहाँ निकाला, स्टेप नंबर 1 में निकाला ना बेटा, एक तो वो जाएगा आपका भाई जो फॉरेन से हमने लोन लिया है तो उस पर जो एक्सचेंज रेट लगेगा वो तो आएगा इसी, एंड प्लस नंबर 2 डिफरेंस इन इंटरेस्ट इन बोथ करेंसी। आपने दोनों करेंसी का इंटरेस्ट निकाला ना, वो दोनों करेंसी के इंटरेस्ट में कितना फर्क आ रहा है वो, या फिर एक्सचेंज लॉस, दोनों में से जो भी कम होगा विच एवर इज लेस उस पे लग जाएगा AS16 उस अमाउंट पे। तो और जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सचेंज लॉस will be treated as per AS11। तो बच्चों जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम AS11 से ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए ये कुछ स्टेप लिखे हमने। अब इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं उसको। चलिए बच्चों, तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, Shan Builder Limited has borrowed a sum of $10 lakh at the beginning of the financial year and for its residence at LIBOR plus
देखिए लिबोर क्या होता है, लिबोर का मतलब होता है आपके पास लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। एक्चुअली देखो जैसे इंडिया के अंदर हमारे जो बैंक है वो क्या करते हैं, वो रेपो रेट या किसी और पहले बेस रेट चलता था, उस बेस रेट में कुछ परसेंटेज जुड़ के आपको लोन देते थे। ऐसे ही लिबोर एक ऐसा इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट है जिसके हिसाब से जो ग्लोबल बैंक्स हैं वो लोन ऑफर करते हैं, ठीक है। तो एक तरह का बेस रेट है। तो लिबोर प्लस 3% पे आपने लोन लिया $10 लाख का। द इंटरेस्ट इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट एक्सचेंज रेट कितना था, 56, और 31 मार्च को एक्सचेंज रेट पहुंच गया 62। इफ शान बिल्डर लिमिटेड बोरो द लोन इन इंडिया इन इंडियन रुपीज, द प्राइस ऑफ लोन, देन द इंटरेस्ट रेट विल बी 10.5। इंडिया से लोन लिया होता तो 10.5 लगता। कंप्यूट द बोरिंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिबोर है 1%, तो आपको तो लोन कैसे मिला, लिबोर प्लस 3 पे, तो 1 + 3 यानी कि आपको लोन मिला है 4% पे, ठीक है बेटा। चलिए तो करते हैं हम लोग एक एक करके आराम से कैलकुलेट। तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्चुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो ना। आपने जो लोन लिया है, लोन कितना लिया सर, लोन है हमारा $1 लाख है, $10 लाख है, $10 लाख है, ठीक है जी। $10 लाख पे 4% से, है ना, लिबोर प्लस 3 था तो 1 + 3 4 हो गया। और एक्सचेंज क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ईयर एंड पे करना पड़ता है, वो है हमारे पास 62। चलो बेटा 10 लाख पे 4% से 62, तो इंडिया की करेंसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 24,80,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, है ना। ये तो आपने फॉरेन से लोन लिया है, उस पे भारत से, इंडिया से मैं पैसे भेजूंगा 24,80,000 इंटरेस्ट, ये तो है नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक्सचेंज लॉस निकालना चाहें तो 10 लाख का लोन है, क्लोजिंग रेट 62 है, लेकिन जब लोन लिया था तब रेट कितना था, तब रेट था 56, ठीक है। $6 बढ़ गया भैया ये तो अगर आप देखें तो ये तो $6, तो $6 को अगर मैं करूंगा 60 लाख, 60 लाख रुपए का है फॉरेन एक्सचेंज लॉस। फिर स्टेप नंबर 3 कि भाई अगर आपने इंडिया से ही लोन लिया होता तो फिर उस केस में हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ता। देखिए लोन कितना था, 10 लाख का, है ना बेटा। इंटरेस्ट रेट देखो इंडिया का लगेगा कितना, 10.5%, और जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन का एक्सचेंज रेट कितना था, 56, है ना। तो इंडिया में लिया होता तो 56 के हिसाब से मिल जाता ना हमको। तो 10 लाख का 10.5%, है ना, मल्टीप्लाई बाय 56, तो आपका बेटा देखिए जो इंटरेस्ट लगता है इंडिया में वो कितना लगता है, वो लगता है सर 58.8 लाख। कितना लगता, 58.8 लाख। तो देखो जूते पड़ गए तुम्हारे को उल्टे, क्यों पता है, क्योंकि 2480 का तो इंटरेस्ट और 60 लाख का घाटा, तो 24.8 और 60, 84.8 लाख आपकी बोरोइंग कॉस्ट होगी। देखा जाए तो मतलब जो आपने AS 16 में बोरोइंग कॉस्ट क्या है वो अलग बात है, पर मैंने को जो पैसा देना पड़ जाएगा वो कितना हुआ, 60 लाख का तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस और 24.8, 84.8 बढ़ गया। इंडिया से ले लेते, क्यों होशियारी कर रहे थे, इंडिया से लेते तो 58.8 लाख। अब बोरोइंग कॉस्ट में क्या था, एक तो आता है स्टेप नंबर 1, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो आपने फॉरेन करेंसी में लोन लेके जो इंटरेस्ट दिया, एक तो वो आएगा इसी, है ना, 24.8, वो तो आने नहीं। और डिफरेंस इन इंटरेस्ट और एक्सचेंज लॉस, देखो अगर मैं डिफरेंस इन इंटरेस्ट निकालना चाहूं, डिफरेंस इन इंटरेस्ट, देखो बेटा इंडियन करेंसी में अगर आप लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट था, 58.8 लाख का था ना, इंडियन करेंसी में लिया होता तो देखो, जबकि फॉरेन करेंसी में ये आया 24.8 लाख। तो डिफरेंस तो कितना है इंटरेस्ट का सर, 34 लाख, और एक्सचेंज लॉस कितना है, 60 लाख, विच एवर इज लेस बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा तो 34 लाख बोरोइंग कॉस्ट में जाएगा। कितना जाएगा, 34 लाख, है ना। तो बेटा आपकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट 24.8 और 34, 24.8 और 34, यानी कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट कितनी होगी, 58.8 लाख। ये तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट होगी।
अब देखिए एक चीज में और मेरे को बतानी है, तो आपका एक्सचेंज लॉस था 60 में से 34 तो आपने बोरिंग कॉस्ट में ले लिया है ना, कितना बचा सर? अभी 26 लाख बचा है। तो इस 26 पे क्या लगेगा? इस पे लगेगा आपका AS11, ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, जो हम लोग अभी देखेंगे उसमें भी आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आगे पढ़ेंगे। तो AS11 के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा 26 लाख का, ठीक है बेटा। चलिए तो अब आप इसके अंदर देखिए सारी वही कैलकुलेशन कर रखी है। सबसे पहले 24.8 है ना, फॉरेन में जो इंटरेस्ट दिया, एक्सचेंज लॉस 60, इंटरेस्ट अगर इंडिया में लेते तो 58.8, और देखो इसने इंटरेस्ट का डिफरेंस यही निकाल दिया 34 लाख। तो बोल रहा है कि देयरफॉर आउट ऑफ 60 लाख इंक्रीज इन लायबिलिटी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली 34 लाख कंसीडर एज द बोरिंग कॉस्ट में चला जाएगा। दस टोटल बोरिंग कॉस्ट विल भी कितनी आ रही? 58.8 लाख, जो हमने भी निकाली। जो कैसे आया था? एक तो इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट 24.8 ऑन फॉरेन करेंसी बोरिंग प्लस exchange difference to the extent of difference between interest on local currency borrowing and interest on foreign currency। चलिए तो और बाकी 26 लाख के लिए फिर ये बोल रहा होगा, तो hence 58.8 lakh would be considered as the borrowing cost to be accounted as per AS16 and remaining 26 lakh जो बचा है will be considered as the exchange difference accounted as per AS11 effect of exchange in foreign exchange rates। ठीक है बेटा। चलिए तो देखो ये पता है मैंने क्या करा, ये है ना, मैंने आपको लगभग हर एक कैटेगरी का जो है एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सारा करा दिया है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक शीट भी दे दूंगा ताकि आप उसको कर सकें। एक क्वेश्चन में सोच रहा हूँ आपके साथ और डिस्कस कर लूँ, उसमें बस माइनर सा चेंज है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। चलिए वो भी आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें मेरे पास है स्मॉल लिमिटेड begun construction of building on 1st April 16 expected to cost 25 lakh, 25 लाख की कॉस्ट आने वाली है। The construction of the building was finance, स्पेसिफिक लोन है 10 लाख रुपए का, तो which is obtained at an interest rate of 10%, ये तो स्पेसिफिक लोन है। Further expenditure on the building was financed through other non-specific finance arrangement। देखिए दो नॉन स्पेसिफिक लोन भी है। बोले सर इसमें नया क्या है? ये तो आपने पहले भी करा दिया, एक स्पेसिफिक लोन, दो नॉन स्पेसिफिक लोन, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करें? एक वर्ड है जो इस क्वेश्चन को खास बनाता है, कम्युलेटिव एक्सपेंस लिखा हुआ है। क्या मतलब है? 1 अप्रैल को खर्चा कितना किया? 5 लाख, बहुत बढ़िया। 1 जुलाई तक का खर्चा है 13 लाख, 1 जुलाई को नहीं, 1 जुलाई तक, तो आप समझो ये कम्युलेटिव एक्सपेंस है। यानी कि 1 जुलाई को पता है मैंने खर्चा कितना किया बेटा? 13 लाख माइनस 5 लाख, इट विल कम 8 लाख। 1 अप्रैल का खर्चा 5 लाख है, 1 जुलाई का खर्चा 8 लाख है। ऐसे 1 नवंबर का निकालेंगे तो 20 माइनस 13 7 लाख, और फाइनली 31 जनवरी का निकालेंगे 25 माइनस 20, इट कम 5 लाख रुपीज। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया था उसमें तो पर्टिकुलर डेट का अलग अलग जो एक्सपेंस है वो दिया हुआ था, यहाँ आपको पर्टिकुलर अलग अलग डेट का एक्सपेंस निकालना पड़ा। तो 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग है जो कंप्लीट हो गया है 31 मार्च 17 को, फॉलोइंग द प्रिंसिपल स्पेसिफिक इन AS16। तो ये क्वेश्चन अब आपको करना है, जो इसमें टेक्निकल पॉइंट था मैंने बता दिया। मैं आपको फाइनल आंसर भी इसका बताता हूँ। इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 1,62,700, है ना। क्लियर आपका नजर नहीं आएगा? 1,62,700 रुपीज। चलिए बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे AS16 के जो क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने थे वो हमने डिस्कस कर लिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।